हेलो स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे। टाइटल था हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है वो क्या है और किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर मैटर क्या होता है इसके डेफिनेशन बताई गई थी और हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं। ठीक है, मैटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये डिस्कशन किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स, मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे मैटर के जिनसे वो मिलकर के बना होगा और इन पार्टिकल को आप एटम कह सकते हो और सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो एटम है और एटम जो एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे मैटर की, वो हमारे पास में थी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, इनके बीच एम्प्टी स्पेस होता है। एक वाटर कंटेनर में शुगर ऐड करके और वाटर लेवल को चेक करके हमने ये फाइंड आउट किया था कि शुगर को वाटर में ऐड करने पर अगर वाटर लेवल राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाटर के बीच एम्प्टी स्पेस था। और ये एक छोटी सी एक्टिविटी हमने डिस्कशन की थी कि पार्टिकल के बीच जो एम्प्टी स्पेस होता है वो एयर से या पार्टिकल से किस तरह ऑक्यूपाई किया जाता है। और थर्ड जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम मैटर की देख रहे थे वो ये थी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो कभी भी स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होते। अगर सॉलिड मैटर भी है तो पार्टिकल अपनी पोजीशन में बहुत माइन्यूट सा वाइब्रेशन करता रहेगा, लेकिन ये होता ज़रूर है। ठीक, तो हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक थी, तीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की मैटर की। आज हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिख लीजिए, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हेडिंग है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो होता है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, हम इस बारे में बात कर रहे थे। और हमने जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, थर्ड फिजिकल नेचर जो हम स्टडी कर रहे थे वो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर constantly moving। हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन कर रहे थे, फिजिकल नेचर देख रहे थे मैटर का, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और इस फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ब्राउनियन मोशन एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पोलन ग्रेन को वाटर पे ऐड करके किसी एक पोलन ग्रेन के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये हमें सजेशन दिया था, उन्होंने ये बात हमें सजेस्ट की थी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ये स्टेशनरी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन पे कभी नहीं होते। और ये मूवमेंट किस वजह से होता है, पार्टिकल्स जो है मैटर के या तो खुद आपस में स्ट्राइक करेंगे या जिस कंटेनर में उनको स्टोर करके रखा गया है वो उस कंटेनर से टकरा करके अपनी मोशन को गेन करते हैं। लेकिन ये होता ज़रूर है कि पार्टिकल हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे मैटर में। ब्राउनियन मोशन के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल की जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। देखो, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार देखा होगा आपने। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा सा कमरा है और कमरे के किसी एंड पर किसी पर्सन ने परफ्यूम की बोतल का कैप खोल दिया या परफ्यूम थोड़ा सा स्प्रे कर दिया। कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि अगर कमरे के जिस एंड पे स्प्रे किया गया है उसके अपोजिट एंड पर भी स्मेल हमें इक्वल ही फील हो रही है। आप उसको बहुत उस फ्रेग्रेंस को, परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है उसको कमरे के रूम के सेकंड एंड पर भी इजीली
फील कर सकते हो, उसको स्मेल कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास में हुआ है कि परफ्यूम के मॉलिक्यूल जो थे वो एयर में अपने आप मिलते चले गए और एयर के साथ फ्लो होते हैं वो दूसरे एंड तक पहुंच गए हैं। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिफ्यूजन। हेडिंग क्या है हमारे पास में? डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, हेडिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या है हमारे पास में डिफ्यूजन की? इंटरमिक्सिंग ऑफ particle of two different type of substance by their own is called डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको डिफ्यूजन फिनोमिना को डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन हमारे पास में क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर किन्हीं दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल एक दूसरे में अपने आप से ही मिल जाते हैं, जिसके लिए हमें कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस फिनोमिना को कहा जाता है डिफ्यूजन। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मान लीजिए हमारे पास में ये एक कमरा है, इस रूम के इस एंड पर हमने परफ्यूम को स्प्रे किया, जो हम अब बात कर रहे थे। कमरे के इस एंड पर अगर मैं यहाँ पर परफ्यूम को स्प्रे कर देता हूँ तो होता क्या है? अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ पर प्लेस्ड है, तो यहाँ से कुछ टाइम के बाद देखो कमरे के अंदर क्या अवेलेबल है? एयर अवेलेबल है। इस पूरे हॉल में, इस पूरे कमरे में क्या स्प्रेड आउट है? एयर। यहाँ पर अगर आपने परफ्यूम की बोतल को, कैप को खोल करके परफ्यूम को स्प्रे किया है, कुछ टाइम के बाद ये पर्सन जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो भी इस स्मेल को, परफ्यूम की स्मेल को फील कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि एयर जो है वो भी हमारे पास एक मैटर है। आप लोग, हमने डिस्कशन किया था, एयर के अंदर n नंबर ऑफ गैसेस अवेलेबल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एंड सो वाटर मॉइस्चर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी अदर गैसेज। तो ये गैसेज जो एयर बना रही हैं, इनका भी कोई मास होता है, तो ये भी मैटर है हमारे पास में। अब इस मैटर में ये एक सब्सटेंस हो गया, यहाँ पर परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में आपस में मिक्स हो जाते हैं और यही पार्टिकल यहाँ से परफ्यूम के पार्टिकल कुछ टाइम बाद स्प्रेड होते हुए एयर के अंदर से फ्लो होते हुए इस पर्सन तक ईजिली पहुँच जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ पर हमने कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया है, हमें कोई एडिशनल मैकेनिज्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही परफ्यूम कैप को खोल के आपने स्प्रे किया, एयर में अपने आप फ्रेग्रेंस जो है वो मिक्स होती चली जाती है, कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिफ्यूजन। क्लियर? यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी से डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए, देखो एक एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी में आपके पास में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक लॉन्ग टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पर ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फिल कर रहे हैं फ्यूम्स को, और फ्यूम्स किसकी है हमारे पास में? ब्रोमाइंस की फ्यूम है। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फिल कर दिया किसको? फ्यूम्स को, ब्रोमाइंस की फ्यूम को। ब्रोमाइन जो होता है उसकी फ्यूम हमारे पास में डेंस ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं। पूरे कंटेनर में आपके पास में ब्रोमाइन की फ्यूम आपको दिखाई दे रही है। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपको यहाँ दिखाई देगी। ये हमारे पास में हो गया ब्रोमाइन। जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्रोमाइन की फ्यूम्स को फिल कर लिया तो इसके ऊपर मैंने एक कैप लगा दिया, एक लेड लगा दिया, ताकि इससे फ्यूम जो है वो बाहर निकल करके ना जा सके। पूरी ही टेस्ट ट्यूब में आप ये देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको इक्वल कलर दिखाई देगा। किसका? ब्राउन कलर आपको इक्वल दिखाई देगा। और ब्राउन कलर किस वजह से है? डेंस ब्राउन फ्यूम्स किस वजह से है? ब्रोमाइन गैस की वजह से।
ठीक है, इनका कलर कैसा है, ब्राउन। टेस्ट ट्यूब में कलर कैसा है, ब्रोमाइन की वजह से ब्राउन कलर आपके पास आ रहा है। जब मैंने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कवर लगा दिया है ताकि ये फ्यूम्स बाहर ना जा सके, उस कंडीशन में मैंने इसके ऊपर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया है। इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से कि इनका माउथ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहे। देखो ये एक, इसके ऊपर मैंने ये जो ब्रोमाइन की टेस्ट ट्यूब थी इसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड पोजीशन में एक और टेस्ट ट्यूब रख दी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर भरी हुई है। और हम ये बात जानते हैं कि एयर जो है होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर मैंने ब्रोमाइन की फ्यूम्स को फिल किया, उस पूरी ट्यूब में आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। इसको मैंने कवर करके इसके ऊपर एक इन्वर्टेड पोजीशन में टेस्ट ट्यूब को और रख दिया इस तरह से। और ये टेस्ट ट्यूब क्या है, इसके अंदर क्या फिल है, इसके अंदर एयर फिल है। और ये एयर जो है एयर जो होती है वो कलरलेस होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है। ये था हमारे पास में बिफोर फिनोमिना। कुछ टाइम के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ब्रोमाइन को फिल किया था, जिसमें हमने ब्रोमाइन की फ्यूम्स को फिल किया था, और इसके ऊपर से हमने यहां से जो कवर लगाया था ना दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ के पैरेलल के बीच में, उसको हम धीरे से करके यहां से निकाल लेते हैं। ठीक, जैसे ही आपने इस कवर को यहां से निकाल लिया, होगा क्या, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। इनका माउथ जो था वो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया हुआ था, ओवर टू ईच अदर। यहाँ पर अगर ये ब्रोमाइन था, कुछ टाइम के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे, कवर ये जो शीट हमने लगाई थी सेपरेशन के लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ पर सेपरेशन की शीट लगाई थी, इसको अगर मैं यहाँ से निकाल लेता हूं, अगर हमने इसको यहां से बाहर निकाल लिया तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको इक्वल कलर दिखाई देने लग जाएगा। इक्वल कलर कैसा, मतलब अपर टेस्ट ट्यूब में भी आपको ब्राउन कलर ही दिखाई दे रहा है और लोअर टेस्ट ट्यूब में भी हमें ब्राउन कलर दिखाई देगा। और कलर की इंटेंसिटी अब इस लेड हटाने के बाद, इस शीट को हटाने के बाद में दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कलर की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ये हमारे पास में आफ्टर फिनोमिना। That was before removing this separating sheet and this is after removing the separating sheet। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एयर थी, कलरलेस थी, यहाँ पर ब्रोमाइन की फ्यूम ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे ही हमने शीट को यहाँ से हटा लिया, दोनों टेस्ट ट्यूब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। आप ये देखेंगे कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कलर जो है वो कलर की इंटेंसिटी सेम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ब्रोमाइन की फ्यूम्स और एयर दोनों ही गैसेज हैं और गैसेज एक दूसरे में इजीली मर्ज हो जाती हैं। इसके लिए आपने कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाया। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है डिफ्यूजन, जहां पर पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो सकते हैं और बिना किसी एडिशनल एफर्ट्स के। क्लियर। तो एक तो परफ्यूम को रूम में स्प्रे करना की एक्टिविटी और ब्रोमाइन टेस्ट ट्यूब के ऊपर एयर टेस्ट ट्यूब को मर्ज करने की एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा कि पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर के वो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो सकते हैं विदाउट एडिंग एक्सटर्नल एफर्ट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये आती है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि इस एक्टिविटी में मैं बात कर लेता हूँ आपसे, हमारे पास में परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस थी वो एयर में स्प्रेड होते हुए दूसरे एंड पर अपने आप चली गई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, मान लीजिए हमारे पास में ये परफ्यूम की बोतल है, this is our perfume bottle for example and this is the nozzle to spread perfume outside। यहाँ पर होता ये है कि इसके इंटरनल जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल हमने ऐड किए हैं ये बहुत ही हाई प्रेशर से गैसियस फॉर्म में बने हुए होते हैं। इनका ये मॉलिक्यूल नैरो वॉल्यूम में
कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल को स्टोर करके रखा होता है, इसलिए इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने परफ्यूम की बॉटल को यहाँ से स्प्रे किया, मॉलिक्यूल इस नैरो रीजन से निकल करके जाते हैं, इस नैरो फाइन होल से निकल करके बॉटल के पार्टिकल इस फाइन होल से निकल के एयर में आएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर इंटरनल जो प्रेशर है, प्रेशर वो जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, इंटरनल जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत हाई है, जबकि आउटसाइड में प्रेशर जो है वो बहुत ही लो प्रेशर है। इसीलिए जैसे ही नोजल से, फाइन होल से आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो एयर में जिसका प्रेशर बहुत कम है उसके साथ फ्लो होते हुए सेकंड हैंड तक इजीली पहुंच जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन में पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा ही हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। यहाँ पर क्या हुआ था, बॉटल के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा था प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा थे, जबकि एयर के अंदर नंबर ऑफ परफ्यूम फ्रेग्रेंस पार्टिकल जो है वो बहुत कम थे, इसलिए हाई टू लो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा था। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर दो एक्टिविटी हमने समझी कि डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल कैसे एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन जो होता है ये गैसियस सब्सटेंस में ज़्यादा होता है। हम बात जानते हैं, अगर सब्सटेंस गैस है तो ये मैक्सिमम होगा, अगर सब्सटेंस लिक्विड है तो ये आपके पास में मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब इट मस्ट बी लेस देन गैसियस सब्सटेंस, while if it is solid it is very very less। You might be thinking, आप ये भी सोच सकते हो कि सॉलिड में इंटर डिफ्यूजन कैसे हुआ, पार्टिकल एक दूसरे का मिक्स कैसे होते हैं, लेकिन इनका डिफ्यूजन फिनोमेना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम अमाउंट में डिफ्यूजन होता है सॉलिड और सॉलिड के बीच, और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, देखो एक एक्टिविटी मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करता हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में शायद कभी किया भी होगा, आप बहुत इजीली उससे अफेयर हो जाएंगे। देखो जैसे हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में से हमने आइस क्यूब निकाले, ठीक है, बिल्कुल फ्रीज से, रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से आपने बिल्कुल फ्रेश आइस क्यूब निकाले और दो आइस क्यूब आपने लिए और उन दोनों आइस क्यूब को इस तरह से लेकर के आपस में कांटेक्ट में ला करके बहुत तेजी से प्रेस कर दिया, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया बहुत प्रेशर के साथ में। कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे जो दोनों आइस क्यूब है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, आप एक को होल्ड करोगे तो दूसरा उससे अपने आप स्टिक हो गया है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक आइस क्यूब है, इसके कांटेक्ट में मैंने कोई दूसरा आइस क्यूब लेकर के आया और इन दोनों को एक दूसरे से प्रेस करने की कोशिश की। अगर अब मैं इस आइस क्यूब को ही होल्ड कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस आइस क्यूब को होल्ड कर रहा हूं, आप ये देखोगे इस आइस क्यूब को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे से इजीली स्टिक हो गए हैं। तो ये हमारे पास में फिनोमेना है, आइस का है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड और सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट का होता है। इतने इंटरनल स्ट्रक्चर तक पार्टिकल जो मिक्स नहीं हो पाते, लेकिन हाँ बहुत कम अमाउंट में ये सही होते ज़रूर है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में डिफ्यूजन के बारे में। अब देखो इसमें एक चीज नोट करके लिखिएगा, पार्टिकल ऑफ substance move from high concentration to low concentration। पार्टिकल जो होते हैं सब्सटेंस के, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं इन द डिफ्यूजन फिनोमेना। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारे पास डिफ्यूजन के बारे में, और कुछ एक्टिविटी के थ्रू हमने इस बात को समझने की भी कोशिश की है। ये तो था हमारे पास में मैटर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैटर की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है,
पार्टिकल के जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर वेदर दे आर सिमिलर सब्सटेंस और डिसिमिलर सब्सटेंस। तो फॉर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की। ठीक, अगर हम इस बिहाफ पर बात करें तो देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री के हम बात करें सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि टू और मोर सब्सटेंस जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो उनके बीच का बिहेवियर कैसा होता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह के हैं मैटर में, कितने टाइप के हैं, उस बिहाफ पर अगर हम इस बात को समझना चाहें तो हमारे पास में टोटल 2 तरह के फोर्स निकल करके आते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास में है कोहेसिव फोर्स। देखो, अगर मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं देन डेफिनेटली कोई वो फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, उसे हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक आपके पास में है कोहेसिव फोर्स, पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड का एक पार्टिकल ये और सेकंड पार्टिकल ये रहा, दोनों पार्टिकल एक जैसे ही हैं। इस सॉलिड सब्सटेंस में ये दोनों पार्टिकल जो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। अगर मैटर में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल अवेलेबल हैं और दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। इसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम इसकी क्या देते हैं, फोर्स ऑफ attraction between same kind of particle of substance is cohesive force। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कोहेसिव फोर्स, अगर कोई मैटर है और मैटर में एक ही तरह के पार्टिकल है, या यूं कहें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो 2 सिमिलर पार्टिकल के बीच लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और इसी का एक और हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास में क्या आ जाएगा फोर्स, वो है एडहेसिव फोर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, एडहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन different type of particle of substance is adhesive force। अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या 2 अट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह के फोर्स को कहा जाता है एडहेसिव फोर्स। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आपके पास में आप बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। हम बात कर रहे हैं वाटर बॉटल के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वाटर बॉटल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी बॉटल है, वाटर बॉटल है जो आप लोग
पानी पीने के लिए अपने साथ कैरी करते हैं कई बार। अब और मान लीजिए इस बॉटल के अंदर कंप्लीटली वाटर फिल्ड है, एक वाटर बॉटल है हमारे पास और वाटर बॉटल के अंदर आपने पानी को फिल किया हुआ है, वाटर कंप्लीटली फिल्ड है। अब अगर मैं इस सब्सटेंस की बात करूं या इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के पार्टिकल निकल के आते हैं। पार्टिकल किस किस के हैं? अगर ये बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है तो इसके जो एक तो होंगे बॉटल के पार्टिकल जो दोनों प्लास्टिक के बने हुए हैं, और यहाँ पर एक मैटर और भी है। मैंने किन्हीं भी दो वाटर पार्टिकल को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया, किन्हीं भी दो वाटर पार्टिकल को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो टोटल ऑब्जेक्ट में दो तरह के पार्टिकल हैं, प्लास्टिक के बॉटल पार्टिकल्स और वाटर के H2O पार्टिकल। अब अगर दो तरह के पार्टिकल हैं तो यहाँ पर दो ही तरह का इंटरेक्शन लग रहा है। इंटरेक्शन किन किन के बीच में लग रहा है? देखो यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक इंटरेक्शन लग रहा है हमारे प्लास्टिक के पार्टिकल्स के बीच में। इन दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मैंने जानबूझ करके थोड़ा डिस्टेंस बड़ा रखा है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। दे मे बी एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास भी हो सकते हैं। अब देखो ये दोनों पार्टिकल प्लास्टिक के हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो दो वाटर पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये भी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स ही होगा हमारे पास में। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल भी H2O से मिलकर के बना है और ये पार्टिकल भी H2O ही है। ये प्लास्टिक का पार्टिकल था और ये प्लास्टिक का पार्टिकल है। तो जो हमने रेड हाईलाइट यहाँ पर किया है वो किस वजह से किया है कि हम कोहेसिव फोर्स को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात करते हैं डिसिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन की, तो ये रहा प्लास्टिक का पार्टिकल और ये रहा आपके पास में वाटर का पार्टिकल। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एडहेसिव फोर्स, क्योंकि वाटर पार्टिकल H2 और प्लास्टिक का पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसी तरह से यहाँ पर वो प्लास्टिक पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होगा ये भी कौन सा अट्रैक्शन है? एडहेसिव फोर्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को? दो तरह के पार्टिकल, दो तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव और एडहेसिव। ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ पार्टिकल अगर आपके पास में होंगे, आपको बस इतना देखना है कि पार्टिकल सिमिलर है या डिसिमिलर है। ठीक, इसी एक्टिविटी को एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो हम सैंपल, एक और एक्टिविटी से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लिया चौक, एक सैंपल किसका लिया हमने? चौक का। मान लीजिए हमारे पास में ये एक सैंपल है चौक का। हम चौक उसकी बात करें जो व्हाइट बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने की बात आती है ना, व्हाइट कलर की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड सैंपल ले रहे हैं हम आइस का। ये रहा मेरे पास में आइस का एक क्यूब। और थर्ड सैंपल ले रहे हैं हम आयरन नील का। ये रही मेरे पास में आयरन की नील। तीन सैंपल लिए, तीनों ही सॉलिड हैं, आप देख सकते हो। चौक, आइस, आयरन नील, तीन सैंपल हमने यहां पर लिए। और अब हम क्या कर रहे हैं? तीनों को ही हम हिट कर रहे हैं हैमर से। तीनों को जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो चौक आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है, आइस आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है और आयरन भी आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई देती है प्रैक्टिकल लाइफ में आप सब जानते हैं। अगर मैं इन तीनों सैंपल को हैमर से हिट करने की कोशिश करता हूं, हैमर से तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो आफ्टर हैमर से हिट करने के बाद इनकी क्या हालत होने वाली है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चौक जो है वो आपके बहुत ही फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे रेगुलर अगर मैं इस पर हैमर हिट करता चला जा रहा हूँ तो जो चौक पहले स्ट्रेट थी, एक शेप ली हुई थी, वो बहुत ही फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इजीली टूट जाएगी। अगर मैं आइस की बात करता हूं तो आप ये देखोगे आइस के इरेगुलर शेप के ही सही, लेकिन कुछ लंप बन जाते हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास में कुछ
नंबर्स ऑफ हैमर हिट करने पर ये आपके पास में कुछ लम्प्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आयरन नेल की बात करता हूं तो आप ये देखोगे कि आयरन नेल जो है वो भले ही अपनी शेप को बेंड कर चुका है, अपनी शेप को बेंड कर चुका है, लेकिन वो पूरी तरह से पीसेस में ब्रेक नहीं हुआ। वो एक पीस था बिफोर हैमर हिट टू हैमर हिट करने से पहले वो सिंगल पीस था, अभी वो सिंगल पीस ही है, उसके दो पीस या मोर देन वन पीस नहीं हो गए हैं, है ना। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये देख सकते हो चौक जो है वो इजीली टूट गया, इजीली ब्रेक हो गया। क्यों हो गया? पार्टिकल तो सारे एक जैसे ही थे ना, लेकिन उनके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा था? कोहेसिव फोर्स लग रहा था। इसका कंक्लूजन हम ये देखते हैं कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कोहेसिव फोर्स की, इस सैंपल में अगर हम बात कर रहे हैं कोहेसिव फोर्स की, तो चौक के अंदर कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या है? लेस है। बहुत ही कम कोहेसिव फोर्स था चौक के बीच में, इसलिए थोड़ा सा हिट करने पर वो टूट गए। ठीक है। अगर हम आइस की बात करते हैं तो हम बात करेंगे मोर देन चौक। चौक के कंपैरिजन में आइस के में कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए पार्टिकल जो है वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं हुए, कुछ लंप में कन्वर्ट हो गए थे। जबकि भी अगर हम आयरन नेल की बात करते हैं तो यहां पर मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स आपको मिल रहा है, मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स आपको एक्सपीरियंस होता है आयरन के सैंपल में। ठीक है। तो या इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन भी करते हैं कि कोहेसिव फोर्स पार्टिकल में है, लेकिन सब में सेम काइंड ऑफ कोहेसिव फोर्स हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी सब्सटेंस में कोहेसिव फोर्स कम हो सकता है और किसी दूसरे सब्सटेंस में कोहेसिव फोर्स का अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश की है। ये डिस्कशन था कोहेसिव फोर्स के बारे में। आई थिंक इस एग्जाम्पल से भी आप लोगों को क्लियर है कि कोहेसिव फोर्स क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों के बारे में हमने बात की। ठीक। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी से जो हमने डिस्कशन किया कि सब पार्टिकल में कोहेसिव फोर्स सेम अमाउंट का नहीं होता, तो हम यहाँ पर ये भी डिस्कशन करेंगे कि एडहेसिव फोर्स भी सब टू डिफरेंट पार्टिकल के बीच सेम नहीं होता। कैसे नहीं होता इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3 सैंपल ले रहा हूं। एक सैंपल मैंने लिया वाटर का, सेकंड सैंपल में ले रहा हूं आपके पास में ऑयल का। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल चलो हम ले रहे थे फॉर एग्जांपल, हम किसकी बात करें? कोकोनट ऑयल की। और थर्ड सैंपल जो हम ले रहे हैं वो सैंपल लिया है हमने हनी का। थर्ड सैंपल किसका ले रहे हैं? हनी का। और तीनों ही सैंपल को हमने एक स्लोपी सरफेस से फ्लो करते हुए एक बॉटम कंटेनर में कलेक्ट करने की कोशिश की है। देखो पहला सैंपल लिया मैंने वाटर का, सेकंड सैंपल लिया मैंने ऑयल का, और थर्ड सैंपल लिया मैंने हनी का। तीनों ही सैंपल को मैंने क्या किया? स्लोप लिया। चलो पहले वाटर के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने एक स्लोपी सरफेस लिया है, पर्टिकुलर एक एंगल पे हमने सरफेस को इंक्लाइन करके रखा हुआ है, और अगर मैं वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से फ्लो कराने की कोशिश करता हूं, तो कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि ये जो वाटर है ये इस कंटेनर के बॉटम में कलेक्टेड मुझे दिखाई देगा। मतलब सरफेस से वाटर फ्लो होता हुआ इस कंटेनर में कलेक्ट हो गया है। ठीक। चलो अगर मैं हनी को भी यहां से फ्लो करवाने, ऑयल को भी, सेकंड सैंपल मैंने किसका लिया था? ऑयल का। अगर मैं ऑयल को भी यहां से फ्लो करवाने की कोशिश करता हूं तो कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि इस कंटेनर में मुझे ऑयल जो है वो कलेक्टेड दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके पास में हनी के बारे में। अगर हनी को ड्रॉप बाय ड्रॉप में इस सरफेस से फ्लो कराने की कोशिश करता हूं तो कंटेनर में यहां पर मुझे कलेक्टेड दिखाई देगा, कुछ टाइम के बाद हनी भी कलेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों ही कंटेनर में से किस कंटेनर में सबसे पहले सब्सटेंस आया था, तो हम ये बात बता सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटेंस आया था वो वाटर आया था। मतलब वाटर बहुत तेजी से हमें ड्रॉप, तीनों को हमने डाला सेम इंस्टेंट पे था,
इस स्लोप पर हम तीनों सैंपल को सेम इंस्टेंट पे डाल रहे थे, लेकिन सबसे पहले कंटेनर में कौन कलेक्ट होता हुआ दिखा रहा है, अपीयर हो रहा है वाटर। उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ऑयल को, ठीक है, ऑयल को इस सरफेस से नीचे आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वाटर के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करते हैं हनी की, तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हनी को इस स्लोप से फ्लो होकर के कंटेनर में कलेक्ट होने में, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास में स्लोपी सरफेस है, तो यहाँ पर कोई दो पार्टिकल आ गए और हमने ऑब्जर्व कर लिए स्लोप जो मेटल का बनाया है, और ये रहा हमारे पास में उस सैंपल का पार्टिकल। सरफेस के पार्टिकल और सैंपल के पार्टिकल के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो डिसिमिलर पार्टिकल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, एडहेसिव फोर्स है, ठीक। पानी को इस कंटेनर में पहले आने में पहले क्यों आ पाया, क्योंकि टाइम कम लगा। और टाइम कम क्यों लगा है, टाइम कम इसलिए लगा है क्योंकि पानी, वाटर और सरफेस का जो पार्टिकल है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्स बहुत ही कम था, ठीक। इसकी थोड़ा सा आगे चले, ऑयल को इस कंटेनर में आने में पानी के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगा है। ज्यादा टाइम क्यों लगा है, क्योंकि पानी के कंपैरिजन में ऑयल और इस सरफेस के बीच जो एडहेसिव फोर्स है उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं हनी के बारे में, ठीक है, हनी को इस कंटेनर में आने में इन तीनों ही सैंपल में से सबसे ज्यादा टाइम लगा है। ज्यादा टाइम क्यों लगा है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल और हनी के पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एडहेसिव फोर्स जो लग रहा है, वो वाटर और ऑयल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये दो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमने ये बात कही कि सब्सटेंस में एडहेसिव फोर्स होता है, लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंसेस के इंटरेक्शन में एडहेसिव फोर्स वर्क करता है, लेकिन उसका अमाउंट हर बार सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। ये क्लियर है बात आप लोगों को, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में। ये थी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे मैटर की। देखिए, अभी तक तो हम डिस्कशन कर रहे थे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने यहाँ पर कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में बात की। और इन फोर्स के बिहाफ पर मैटर में कुछ और प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड होती हैं जो एड ऑन है, जो आ जाती है। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिजिड्स। एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की रिजिड। रिजिड का मीन, जैसे कि अभी हमने एक सैंपल लिया था आयरन का, आयरन नेल का, हैमर से हिट करने पर भी उसका शेप चेंज नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करते। आप अपने विसिनिटी में देखिएगा, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को आप हिट करने की कोशिश करो, वो इजीली अपनी शेप चेंज नहीं करते। इसके अपोजिट अगर हमने कोई जैसे चौक ले लिया, चौक को थोड़ा सा हिट करोगे अपनी शेप चेंज कर लेगा। डिपेंड करता है कि नंबर मतलब पार्टिकल जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो रिजिड सब्सटेंसेस, रिजिड का मतलब क्या होता है, substance that do not change its shape easily। जो सब्सटेंसेस अपना शेप इजीली चेंज नहीं कर सकते उन्हें कहा जाता है रिजिड्स। और यहाँ पर जानने वाली बात हमारे पास में ये है, ऑल सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, रिजिड्स होते हैं। वो अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं कर सकते। फ्लूइड, सब्सटेंस that have tendency
टू फ्लो। जिन सब्सटेंसेस में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है उन्हें कहा जाता है फ्लूइड्स। हम बात कर रहे हैं लिक्विड एंड गैस के बारे में। दे आर फ्लूइड। यू नो कि अगर आप किसी एयर को, अगर किसी गैस के कैप को आप खोलते हो ईजिली एयर में फ्लो कर सकता है, या वाटर की हम बात कर रहे हैं उसको किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखेंगे तो वो हायर एंड से लोअर एंड पर ईजिली पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड while all solids are rigids in nature. Solids do not change their shape easily, that's why. क्लियर है? तो ये भी हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल मैटर की, फ्लूइड एंड रिजिड्स एंड फ्लूइड। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मैटर के फिजिकल स्टेट क्या होती है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे एक बार। ठीक है।